प्यारे दोस्तों, परीक्षा मंथन के ऑनलाइन एकेडमी परिवार में मैं प्रशांत राय निबंध की पाठशाला में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह बिल्कुल साधारण है और एक तरह से कहें तो थोड़ा लेंदी भी है। आप देख रहे हैं लोकहित लोकतंत्र का उद्देश्य है। यहाँ दो शब्द है, पहला है लोकहित और लोकतंत्र, और जो तीसरा शब्द दोनों को संबंधित कर रहा है वह उसका उद्देश्य है। दोस्तों ध्यान दीजिए कि इसका शीर्षक दूसरा भी हो सकता है। जैसे निबंध लिखा गया है तो निबंध तो इसी आधार पर लिखा गया है कि लोकहित लोकतंत्र का उद्देश्य है। इसका अन्य शीर्षक, इस निबंध का अन्य शीर्षक यह भी हो सकता है कि भारतीय संविधान के उद्देश्य क्या हैं, या भारतीय संविधान के उद्देश्य, या यह भी हो सकता है कि लोकतंत्र का उद्देश्य क्या है, या लोकतंत्र की वास्तविकता क्या है। इसके कई सारे शीर्षक हो सकते हैं। लोकतंत्र और लोकहित या लोक कल्याण पर आधारित हो सकता है। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं अब्राहम लिंकन को, और इनकी जो परिभाषा है लोकतंत्र से संबंधित, यह सर्वमान्य परिभाषा है, बिल्कुल साधारण। जैसे कहा जाए गागर में सागर भरने वाली बात, वैसी इनकी परिभाषा है लोकतंत्र के संबंध में। आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र जनता की, जनता द्वारा जनता के लिए सरकार होती है। अक्सर कहा जाता है कि जनता की, जनता द्वारा जनता के लिए। तो दोस्तों, लोकतंत्र यही है। इसमें हर जगह आप देख रहे हैं 3 चरणों पर जनता, जनता और फिर जनता। एक में जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए। यानी लोकतंत्र का जो आधारभूत, अगर कहें कि इसका आधार क्या है या आधारभूत संरचना लोकतंत्र की कहां खड़ी होती है, तो दोस्तों वह जनता है। यह लिंकन की परिभाषा है। लोकतंत्र जनता की, जनता द्वारा जनता के लिए सरकार होती है। लोकतंत्र में एक सरकार होती ही है। आगे हम बढ़ते हैं निबंध की भूमिका पर। तो हम सबसे पहले यह बात करेंगे लोकतंत्र की प्रवृत्तियों के बारे में, और फिर लोकतंत्र की परिभाषा के बारे में। फिर हम आएंगे लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ और आधुनिक लोकतंत्र क्या है। अगर इससे इतर अगर कोई जीएस का फैक्ट है तो वह भी हम देखेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, मानव समाज ने अपने राजनीतिक जीवन में जिन सबसे संभावनाशील और समकालीन विचार पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं को जन्म दिया, उनमें लोकतंत्र सबसे अधिक प्रासंगिक और दीर्घकालिक है। यहाँ स्पष्ट है दोस्तों कि मानव समाज ने अपने राजनीतिक जीवन में जो भी संभावनाएं राजनीतिक जीवन की हो सकती थी, जो सत्ता से संबंधित या जो शासन पद्धति से संबंधित, उनमें सबसे अधिक संभावनाशील, यानी जिसमें सबसे अधिक संभावना बनी रहती है परिवर्तन की, तथा जो समकालीन विचार पद्धतियों से जो जुड़ी हुई है, जो प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई होती है, उनमें लोकतंत्र सबसे प्रासंगिक और दीर्घकालिक है। दीर्घकालिक का अर्थ हुआ एक लंबे समय से वो चली आ रही है। दोस्तों, विभिन्न समाजों में लोकतंत्र अपने अलग अलग नामों से इतिहास के प्रत्येक काल में मौजूद रहा। यहाँ कहा जा रहा है कि जो लोकतंत्र रहा है वह अलग अलग नामों से, कई सारे नामों से इतिहास के प्रत्येक कालखंड में यह मौजूद रहा है, भले ही इसका स्वरूप कुछ और रहा हो। प्राचीन यूरोपीय समाज एवं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में लोकतंत्र के विविध रूप विद्यमान थे। आगे कहा गया है कि 6वीं शताब्दी में जब गणराज्यों की हम बात करते हैं, या 16 महाजनपदों की जब हम बात करते हैं, तो उनमें उन महाजनपदों में अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे महाजनपद थे जहां लोकतंत्र था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में और प्राचीन यूरोपीय समाज, जिसे हम ग्रीस या यूनान की सभ्यता कह सकते हैं, वहां भी हम लोकतंत्र के अवशेष आज हम देखते हैं। वास्तव में लोकतंत्र अपनी मूल प्रकृति में लोकहित पर आधारित है। यहाँ कहा गया है कि वास्तविकता तो यह है कि लोकतंत्र अपनी मूल प्रकृति में, मूल पहचान में लोकहित पर आधारित है। लोक का अर्थ है सामान्य जनता, यानी सामान्य जनता के हित पर आधारित है। दोस्तों, एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर संसदीय लोकतंत्र की बात करें, संसदीय शासन प्रणाली की बात करें कि विश्व में सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली या लोकतंत्र की स्थापना कहां हुई, तो दोस्तों वह है आयरलैंड।
तो दोस्तों सबसे पहले वहां हुई थी, बाद में हम आगे की क्रांतियों की बात करेंगे और फिर देखेंगे कि लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ है। उससे पहले दोस्तों हम लोकतंत्र को समझ लेते हैं कि लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र का अंग्रेजी पर्याय डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द डेमोस से हुई है। जो डेमोक्रेसी शब्द है इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द डेमोस से हुई है और डेमोस का अर्थ होता है जनसाधारण, अर्थात डेमोस का अर्थ हुआ जनसाधारण और इस शब्द में कृषि शब्द जोड़ा गया है जिसका अर्थ होता है शासन। और इस प्रकार से डेमोस और कृषि यानी जनसाधारण और कृषि का अर्थ हुआ शासन यानी जनसाधारण का शासन। और लोकतंत्र को अगर हम देखें तो लोक यानी जनसाधारण और तंत्र का अर्थ होता है शासन पद्धति और इस तरह से देखते हैं साधारण जन की शासन पद्धति और इस तरह से दोनों का समान अर्थ हम देखते हैं कि साधारण जनता की जो शासन पद्धति है उसे ही हम डेमोक्रेसी या लोकतंत्र कहते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है सामान्य जनता का शासन और इस तरह से लोकतंत्र का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह सामान्य जनता का शासन होता है। इस प्रकार लोकतंत्र का मूल आधार जनता है और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र का जो मूल आधार है वह जनता है और यह जनता सामान्य जनता है। लोकतंत्र के विकास की हम बात करें तो हम देखते हैं कि विश्व में लोकतंत्र के विकास में किन क्रांतियों का और किस चरण से होकर वो गुजरी। तो हम आधुनिक लोकतंत्र की बात करेंगे। आधुनिक लोकतंत्र का जन्म मध्यकाल में हुई 4 महत्वपूर्ण क्रांतियों का परिणाम है। यहाँ स्पष्ट है कि आधुनिक काल में जो लोकतंत्र का जन्म हुआ उसमें 4 महत्वपूर्ण क्रांतियों का योगदान है। 1688 में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति ने आधुनिक संसदीय शासन व्यवस्था की नींव रखी। अगर हम विश्व में बात करें तो यहाँ देख रहे हैं कि जो 1688 ईस्वी में जो इंग्लैंड में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, ध्यान दीजिएगा, इस गौरवपूर्ण क्रांति को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह रक्तहीन क्रांति के नाम से इसलिए जानी जाती है कि इसमें बिना रक्त का एक कतरा बहे पूरी शासन पद्धति बदल गई। राजा ने अपने अधिकार को छोड़ दिया जनता के हित के लिए और यही कारण है कि इंग्लैंड की इस क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति या फिर रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो विश्व में जो आधुनिक संसदीय व्यवस्था है इसकी नींव 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में पड़ी। अब हम बात करते हैं कि दूसरी क्रांति कौन सी है। तो 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के फलस्वरूप पहली बार लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। यानी लोकतंत्र का दूसरा चरण आता है वह आता है अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम 1776 के बाद अमेरिका में सबसे पहले लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। ध्यान दीजिएगा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की नींव कहां पड़ी? इंग्लैंड में पड़ी, लेकिन सबसे पहले गठन कहां हुआ? तो अमेरिका में हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अर्थात वहां शासन स्तर पर, उच्च स्तर पर आज भी राजा हैं। अगर हम इंग्लैंड की शासन व्यवस्था देखें तो वहां क्रम महत्वपूर्ण है और सर्वोच्च है, जैसे भारत में राष्ट्रपति। यही कारण है, लेकिन वहां जो ध्यान दीजिएगा, वहां जो संसदीय शासन व्यवस्था की जो नींव पड़ी ब्रिटेन में वह राजा के अधीन थी। यही कारण है कि उसे वास्तविक लोकतंत्र नहीं कहा गया। जो वास्तविक लोकतंत्र की पहली नींव पड़ी या सरकार का जो गठन हुआ वह अमेरिका में हुआ और 1776 ईस्वी में हुआ। तीसरी क्रांति है 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति। ध्यान दीजिएगा, फ्रांसीसी क्रांति ने ही स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के त्रिस्तंभ सिद्धांत को स्थापित किया था और ये जो सिद्धांत है आज भी लोकतंत्र के मुख्य सिद्धांत है। जब हम भारतीय संविधान को उठाकर देखते हैं तो वहाँ स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व की भावना संविधान की उद्देशिका में ही समाहित है। और इस तरह से हम देखते हैं जो फ्रांसीसी क्रांति ने जो ये 3 शब्द दिए विश्व को, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व, आज भी लोकतंत्र के महत्वपूर्ण आधार स्तंभ हैं। आगे 19वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति ने लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की। चौथी जो क्रांति है लोकतंत्र के लिए वह 19वीं सदी की औद्योगिक क्रांति है और इस तरह से विश्व की 4 महत्वपूर्ण क्रांतियों द्वारा लोकतंत्र का विकास हुआ। इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम,
फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति, और इन्हीं चारों क्रांतियों के फलस्वरूप विश्व में लोकतंत्र का विकास हुआ है। आगे, भारतीय लोकतंत्र को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। और भारत के संदर्भ में आते हैं तो देखते हैं कि भारतीय जो लोकतंत्र है इसे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। अब बात यह आती है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र हम किस संदर्भ में कहते हैं। भारत की जनसंख्या आप जानते हैं, विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या चीन की है, दूसरे नंबर पर भारत की है। लेकिन चीन में लोकतांत्रिक शासन पद्धति नहीं है, भारत में लोकतांत्रिक शासन पद्धति है, और यही कारण है कि भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान विश्व में सबसे बड़ा है, लेकिन उस वजह से भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं कहा जाता है। यहाँ जनसंख्या सबसे अधिक है और यहाँ लोकतंत्र है, यही कारण है कि विश्व में भारतीय लोकतंत्र को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। भारतीय लोकतंत्र न सिर्फ अत्यंत परिपक्व है बल्कि भारतवासियों को इस पर पूर्ण विश्वास भी है। अगर हम बात करें कि भारतीय लोकतंत्र की अवस्था क्या है तो हम देखते हैं कि भारतीय लोकतंत्र अत्यंत परिपक्व अवस्था में है। आप बगल में देख सकते हैं पाकिस्तान को, आप वहां देखिए क्या वहां परिपक्व लोकतंत्र है? आपका स्वयं उत्तर होगा कि वहां परिपक्व लोकतंत्र नहीं है। दूसरी बात कि भारतवासियों को इस पर पूर्ण विश्वास भी है। जो भारतीय लोकतंत्र है इस पर हम भारतीय जो हैं पूर्ण विश्वास भी करते हैं अपने लोकतंत्र पर। लेकिन बगल के हम अपने पड़ोसी देशों को ही देखें तो वहां एक राजनीतिक अस्थिरता दिखाई देती है, चाहे वह नेपाल हो, म्यांमार हो, या फिर आज श्रीलंका को ही देखें, या फिर पाकिस्तान हो। तो यहाँ एक चाहे मालदीव हो, आप देखेंगे यहाँ राजनीतिक अस्थिरता दिखाई देती है। और इस तरह से हम भारतीय पूर्ण रूप से भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संविधान पर विश्वास करते हैं। हमारा लोकतंत्र जन आस्था का केंद्र बिंदु है, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा भारतीय लोकतंत्र है यह जन आस्था का केंद्र बिंदु बना हुआ है। यकीनन भारतीय लोकतंत्र जनतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने में सक्षम एवं समर्थ है। इस सबके पीछे जो कारण है वह यह है कि जो हमारी भारतीय लोकतंत्र की जो जनतांत्रिक मूल्यों की जो रक्षा करने की जो सामर्थ्य और शक्ति है वह भारतीय संविधान में समाहित है, क्योंकि भारतीय संविधान में लोकहित पर आधारित लोकतंत्र की संपूर्ण व्याख्या की गई है। और इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में लोकहित पर आधारित भारतीय लोकतंत्र की संपूर्ण व्याख्या की गई है। आगे दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू के कथन को हम देखते हैं। लोकहित के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने संविधान सभा के संबंध में कुछ बातें कही थी। आखिर वो बातें कौन से थे और उनका अर्थ क्या था? तो दोस्तों, लोकहित के महत्व को रेखांकित करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के संबंध में कहा था। ध्यान दीजिए, संविधान सभा के संबंध में कहा था और लोकहित के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा था, इस सभा का पहला काम यह है कि वह नए संविधान द्वारा भारत को स्वतंत्र बनाए। जो नया संविधान बनाया जाए इसमें भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र बनाया जाए, अर्थात आंतरिक रूप से भी और बाह्य रूप से भी। यानी हम भारत को एक ऐसा स्वतंत्र राज्य बनाएं जो संप्रभु हो। यह कर्तव्य किसका था? संविधान सभा का था। दूसरा, उन्होंने कहा भूख से पीड़ित लोगों को भोजन दें। संविधान सभा का यह भी कर्तव्य है कि वो भूख से पीड़ित लोगों को भोजन दें। वस्त्रहीन लोगों को आवरण दें। जो वस्त्रहीन लोग हैं उन्हें कपड़े दें, तन ढकने के लिए आवरण दें, और प्रत्येक भारतवासी को उसकी क्षमता और योग्यता के अनुसार विकास करने का भरपूर अवसर दें। और संविधान सभा का कर्तव्य यह भी बनता है कि प्रत्येक भारतीयों की क्षमता और योग्यता के अनुरूप विकास करने का हमारा जो संविधान बने वह अवसर दे। इसकी स्पष्ट झलक संविधान की उद्देशिका, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्यों में दिखाई देती है। अगर उनके हम वाक्य को अगर देखें तो इस वाक्य की सार्थकता हमें संविधान की उद्देशिका में भी दिखाई देती है, मौलिक अधिकारों में भी दिखाई देता है, नीति निर्देशक तत्वों में तथा मौलिक कर्तव्यों में भी दिखाई देती है। दोस्तों, जो हमारा संविधान, जो भारतीय संविधान का उद्देश्य की बात करें और लोकहित की हम बात करें, जैसे हमारा शीर्षक ही है लोकहित लोकतंत्र का उद्देश्य है, तो इस संदर्भ में हम देखें कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है वो कहती क्या है। तो हम देखेंगे कि भारतीय संविधान की उद्देशिका का प्रारंभ हम भारत के लोग शब्द से हुई है।
आप जब उद्देशिका को पढ़ते हैं तो हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो हम भारत के लोग, यानी क्या ये इंगित क्या करता है, उद्देशिका इंगित क्या करती है, जो लोकतंत्र के स्रोत पर प्रकाश डालती है। उद्देशिका का प्रारंभ हम भारत के लोग शब्द से हुई है, जो लोकतंत्र के स्रोत पर प्रकाश डालती है। यानी लोकतंत्र का स्रोत क्या है, तो हम भारत के लोग लोकतंत्र के स्रोत हैं और संविधान के भी स्रोत हैं। अर्थात जो भारतीय संविधान है उसके स्रोत पूरे भारत की जनता है। लोकतंत्र का आपने अर्थ ही देखा कि लोक और तंत्र से मिलकर बना हुआ है, यानी सामान्य जनता की शासन पद्धति है। और इस तरह से संविधान की जो भूमिका है या उद्देशिका है उसका प्रारंभ भी हम भारत के लोग से है। और इस तरह से यह जो शब्द है लोकतंत्र के स्रोत पर प्रकाश डालती है, इसका तात्पर्य यह है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है, वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। और वही जो भारत की जनता है वो समस्त शक्तियों का, जो भी सरकार या संविधान की शक्तियां हैं उसकी केंद्र बिंदु कौन है, भारत की जनता है। तथा संप्रभुता उसी में निहित है, तथा भारत की जनता में ही इस राष्ट्र की संप्रभुता निहित की गई है। उद्देशिका में लोकहित के संपूर्ण विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, ध्यान दीजिएगा, उद्देशिका में लोकहित के संपूर्ण विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी 3 तरह के न्याय की चर्चा की गई है संविधान के उद्देशिका में। यानी सामाजिक न्याय दिया जाएगा, आर्थिक न्याय दिया जाएगा और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। आगे हम बात करें तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी जो स्वतंत्रता की बात की गई है कि हम अपने नागरिकों को कौन सी स्वतंत्रता देंगे, तो उद्देशिका कहती है कि हम विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता देगी संविधान। आगे तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ध्यान दीजिएगा, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, सबको प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त होगी की प्रतिबद्धता प्रकट की गई है। और इस प्रकार से उद्देशिका की हम बात करें तो न्याय, स्वतंत्रता और समानता की प्रतिबद्धता उद्देशिका में समाविष्ट है। और इस तरह से हम देखें साथ ही व्यक्ति की गरिमा और बंधुता बढ़ाने का संकल्प भी लिया गया है। और उद्देशिका के जब अंत तक आप पहुंचेंगे तो देखेंगे कि व्यक्ति की गरिमा बढ़ाने की बात कही गई है और बंधुता बढ़ाने का संकल्प भी लिया गया है संविधान में। आप फ्रांसीसी क्रांति के उन 3 शब्दों को याद कीजिए, आप देखेंगे वह तीनों शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाहित है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और इस तरह से वे जो त्रिस्तंभ थे फ्रांसीसी क्रांति के, हमारे भारतीय संविधान की उद्देशिका में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उद्देशिका के उद्देश्यों एवं आदर्शों को संविधान के मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में अंतर्विष्ट किया गया है। अब हम देखें कि उद्देशिका जो है और जो उद्देशिका के ये उद्देश्य और आदर्श जो बनाए गए हैं ये संविधान में कहाँ दिखाई देते हैं, किन अध्यायों में दिखाई देते हैं, तो मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जिससे बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय पर आधारित लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। यह इसीलिए इन्हें मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और मौलिक कर्तव्यों में समाविष्ट किया गया है कि बहुजन हिताय यानी अधिसंख्य आबादी का हित हो और अधिसंख्य आबादी को सुख प्राप्त हो, इस पर आधारित एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके, एक ऐसे लोकतंत्र की स्थापना की जा सके जिसमें अधिसंख्य आबादी को का हित हो और उनका सुख हो। आगे हम बात करें तो मूल अधिकारों की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि उद्देशिका के आदर्श जो और उद्देश्य हैं वह मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों में समाविष्ट हैं। तो हम देखते हैं कि मूल अधिकारों का कहाँ और कैसे समाविष्ट हैं। तो मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त वे विशेष अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए नितांत आवश्यक हैं। जो मूल अधिकार जो संविधान द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं भारत के नागरिकों को, वह विशेष रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य हैं, यानी उनके अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है।
ये जीवन के लिए मूलभूत तथा अपरिहार्य होने के कारण संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। ये जो मूल अधिकार है ये जीवन के मूलभूत तथा अपरिहार्य हैं और यही कारण है कि इन्हें संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35 में इन्हें नागरिकों को प्रदान किया गया है। जथा इन अधिकार कौन कौन से अधिकार हैं इस अध्याय में और इस अनुच्छेद में, तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इस तरह से देखते हैं कि सारे अधिकार जो हमारे जीवन के लिए, जीवन की उत्कृष्टता के लिए, हमारे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए जो आवश्यक है वे सारे अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर समाविष्ट हैं। इन अधिकारों के अभाव में लोकहित संभव नहीं है। अगर सच कहा जाए तो इन अधिकारों के अभाव में लोकहित संभव हो ही नहीं सकता है। अतः ये सभी अधिकार लोकहित के लिए महत्वपूर्ण है। और इस तरह से हम देखते हैं कि संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो मूल अधिकार दिए गए हैं, उसमें लोकहित के लिए ये सभी अधिकार महत्वपूर्ण हैं। और इस तरह से भारतीय संविधान लोकहित पर केंद्रित है। अब नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो नीति निर्देशक तत्वों में उन सभी आदर्शों का समावेश किया गया है जिन्हें कार्य रूप में परिवर्तित किए जाने पर लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मूर्त रूप ले सके। नीति निर्देशक जो तत्व हैं इसमें वे सारे आदर्श हैं जिन्हें अगर कार्य रूप में अगर परिवर्तित किया जाए तो एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मूर्त रूप ले सकती है, यानी हमारे सामने आ सकती है। ये एक प्रकार से राज्य के लिए नैतिकता के सूत्र हैं। जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये राज्य के लिए नैतिकता के सूत्र हैं, यानी राज्य का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह नीति निर्देशक तत्वों को जब भी कानून बनाए, विधि का निर्माण करे तो इसे देखते हुए वह उसका निर्माण करे तथा देश में वास्तविक रूप में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। जो नीति निर्देशक जो तत्व हैं ये देश की बात करें तो वास्तविक रूप से सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए सबके सब जो जितने नीति निर्देशक तत्व हैं ये मार्गदर्शक सिद्धांत हैं सरकार के लिए। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में इसका वर्णन किया गया। अगर नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो संविधान में कहा है तो संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में इसका वर्णन किया गया है। ये तो रहे नीति निर्देशक तत्व। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि नीति निर्देशक तत्वों में ही जो हम ग्राम पंचायतें देखते हैं, जिला पंचायत देखते हैं, जो पंचायत स्तरीय या जो नगर पंचायत हम देखते हैं, त्रिस्तरीय जो शासन पद्धति जो हम देख रहे हैं या कहें कि शासन का जो विकेंद्रीकरण हुआ है वह नीति निर्देशक तत्वों में ही समाविष्ट है, वहीं से आया है। और इस तरह से अधिकतम ध्यान दीजिएगा, इस तरह से अगर हम बात करें तो नीति निर्देशक जितने भी सारे सिद्धांत बने हुए हैं वो राज्य के नैतिक कर्तव्य के रूप में हमारे सामने हैं। और राज्य का यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि वह इन सिद्धांतों पर अमल करे और विधि और कानून का जब भी निर्माण करे इन सिद्धांतों को सामने रख कर करे। आगे साथ ही संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में 11 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। अगर हम बात करें कि तो संविधान के 4 क में अनुच्छेद 51 क में 11 मौलिक कर्तव्यों की भी व्यवस्था की गई है। ध्यान दीजिएगा, अगर राज्य के अगर नैतिक अगर कुछ कर्तव्य अगर बनते हैं, नैतिकता की अगर व्याख्या की गई है तो संविधान में नागरिकों के भी नैतिकता की व्याख्या की गई है कि राज्य के अगर कुछ कर्तव्य हैं तो नागरिकों के भी कुछ कर्तव्य हैं। और यह कर्तव्य भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में समाविष्ट हैं जो 11 प्रकार के हैं। क्योंकि अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे की अन्योन्याश्रित होते हैं। अगर हम बात करें कि अधिकार हैं तो कर्तव्य भी होने चाहिए और ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। और यही कारण है कि भारतीय संविधान में अधिकार हैं तो नागरिकों को अधिकार प्रदान किए गए हैं तो नागरिकों को कर्तव्य भी प्रदान किए गए हैं। जिस प्रकार राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्व है उसी प्रकार नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य हैं। दोनों का पालन स्वेच्छा पर निर्भर है। यहाँ यह महत्वपूर्ण यह भी
भी है कि संविधान में नीति निर्देशक तत्व भी है और मौलिक कर्तव्य भी है, लेकिन दोनों का पालन स्वेच्छा पर निर्भर है। राज्य चाहे तो नीति निर्देशक तत्वों का पालन करे या न करे, और देश का नागरिक चाहे तो अपने कर्तव्यों का पालन करे या न करे, इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है और इसके लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं किया गया है और इसलिए यह स्वेच्छा पर निर्भर है। वास्तव में अधिकार के स्रोत कर्तव्य हैं। अगर वास्तव में देखा जाए तो अधिकार के जो स्रोत होते हैं वह कर्तव्यों से ही निकल कर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में ये जो मौलिक कर्तव्य हैं वो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि विश्व का पहला वह कौन सा लोकतांत्रिक देश है जहां नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या की गई है, तो दोस्तों वह जापान है। जापान में वह, क्योंकि जापान लोकतांत्रिक देश है जबकि रूस साम्यवादी देश है। यही कहा है कि अगर क्वेश्चन यह पूछा जाए या बात चर्चा इस पर की जाए कि विश्व का पहला लोकतांत्रिक देश कौन सा है जहां मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है, तो वह जापान है और फिर भारत है। वास्तव में अधिकार के स्रोत कर्तव्य हैं। जिस प्रकार व्यक्ति एवं समाज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उसी प्रकार जनता तथा जनतंत्र के बीच गहरा संबंध है। जिस प्रकार व्यक्ति और समाज को अलग नहीं किया जा सकता है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वैसे ही जनता और जनतंत्र को अलग करके नहीं देखा जा सकता है और इन दोनों के बीच एक गहरा संबंध है जिन्हें अलग करके नहीं देखा जा सकता। आगे दोस्तों, यह सच है कि कोई भी दो इंसान कभी भी भौतिक या प्राकृतिक रूप से एक नहीं हो सकते। आगे इसकी खामियां भी यह दिखाई गई हैं कि दोस्तों यह एक सच्चाई है कि कोई भी दो इंसान भौतिक रूप से और प्राकृतिक रूप से एक जैसे कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दोनों की मानसिक और शारीरिक बनावट के साथ ही आवश्यकताएं और इच्छाएं भी अलग अलग होती हैं। क्योंकि दो अगर इंसान हैं तो उनकी मानसिक बनावट भी अलग होगी और शारीरिक बनावट भी अलग होगी, और यही कहा है कि उनकी आवश्यकताएं और उनकी जो इच्छाएं होंगी वह अलग अलग होंगी। अगर एक ही पिता के अगर दो पुत्र हैं या दो बच्चे हैं, बाजार जा रहे हैं, तो दोनों बच्चे जरूरी नहीं कि एक ही चीज या एक ही खिलौना मांगे। हो सकता है एक बच्चा दूसरा खिलौना मांगे और दूसरा जो बच्चा है वो दूसरे किस्म का खिलौना मांगे। कारण क्या है? क्योंकि दोनों की मानसिक स्थिति अलग अलग है। और यही कारण है कि समाज में जब दो व्यक्ति होते हैं उनकी आवश्यकताएं और इच्छाएं अलग अलग होती हैं, क्योंकि उनकी मानसिक और शारीरिक बनावट भिन्न होती हैं। इससे स्पष्ट है कि उनके दृष्टिकोण, मान्यताएं, विश्वास और व्यवहार भी एक जैसे नहीं होंगे। इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि दो व्यक्तियों के दृष्टिकोण, मान्यताएं, विश्वास और उनके व्यवहार एक जैसे नहीं होंगे सामान्यतः। अतः व्यवहारिक रूप से लोकतंत्र में जनता का अर्थ होता है बहुसंख्यक आबादी। और इस तरह से हम देखते हैं, जब व्यवहारिक रूप में जब हम लोकतंत्र को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण रूप से लोकतंत्र स्थापित कहीं नहीं हो सकता है। कारण क्या है? क्योंकि सबकी शारीरिक और मानसिक बनावट अलग अलग है जनता की। इसमें बहुसंख्यक आबादी को लिया जाता है कि बहुसंख्यक आबादी क्या चाहती है, किस तरह का परिवर्तन चाहती है, किस तरह की सरकार चाहती है। आप अगर वोट देते हैं एक प्रधानी या किसी भी चीज का जब वोट देते हैं तो आप देखते हैं कि 50% भी वोट लोग नहीं पाते हैं और चुनाव जीत जाते हैं और वे आपके प्रतिनिधि बन जाते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि उन्होंने बहुमत को प्राप्त किया है। अन्य प्रत्याशियों की अपेक्षा उनके पास बहुमत है, यानी अधिसंख्य लोगों का मत है उनके पास। पूर्ण मत नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बहुमत है। और यही कारण है कि लोकतंत्र में जनता का अर्थ होता है बहुसंख्यक आबादी, यानी बहुमत। ऐसे में लोकतंत्र में बहुमत से जो निर्णय लिया जाता है उसका सभी के द्वारा पालन किया जाता है। और इस स्तर पर हम देखें तो लोकतंत्र में जो भी बहुमत के द्वारा निर्णय लिया जाता है वो सबके लिए बाध्य हो जाता है। संविधान में भी जब संशोधन होता है या ऐसे जब कोई कानून या विधि का जब निर्माण होता है तो आप देखते हैं कि संसद सदस्यों की एक संख्या निर्धारित कर दी गई है कि अगर इतने संसद सदस्य अगर चाहते हैं तो फिर वो पारित हो जाता है। साधारण बहुमत, उपस्थित सदस्यों के आधे से एक अधिक। और इस तरह से हम देखते हैं कि बहुमत की जो
का निर्णय होता है वह सबके लिए बाध्यकारी हो जाता है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यक पर अपनी इच्छा आरोपित करे या मनमानी करे। लोकतंत्र की यह खासियत है इन सबके बावजूद कि इसका अर्थ यह नहीं है कि बहुसंख्यक जो आबादी है या बहुसंख्यक की जो अवधारणा या जो निर्णय है उसे अल्पसंख्यक पर आरोपित कर दिया जाए या उस पर मनमानी की जाए। यही कारण है कि भारतीय संविधान लोकहित को देखते हुए अल्पसंख्यकों के संरक्षण की बात करता है कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों के हितों की अनदेखी न करे या फिर उसका हनन न करे। आगे, इसलिए लोकतंत्र में सकारात्मक प्रतिरोधों का सदैव सम्मान किया जाना चाहिए। यही कारण है कि लोकतंत्र में हमेशा जो सकारात्मक प्रतिरोध होते हैं उनका सम्मान करना सरकार और बहुसंख्यक आबादी का कर्तव्य बन जाता है। प्रतिरोधी विचारों पर भी किसी को अपने विचार थोपने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रयास एक प्रकार की वैचारिक हिंसा है। आगे स्पष्ट किया गया है कि जो प्रतिरोधी विचार जो व्यक्ति रखते हैं उन पर भी किसी तरह का विचार नहीं थोपा जा सकता है या आरोपित नहीं किया जा सकता है। कारण क्या है कि ऐसा करना वैचारिक हिंसा की श्रेणी में आता है लोकतंत्र में, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों को क्षति पहुंचती है। इसीलिए लोकतंत्र में स्थापित मानदंड के साथ ही साथ विरोधी मानदंडों के प्रति भी सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना अपेक्षित है। यही कारण है कि लोकतंत्र में जो विरोधी जो विचार रखते हैं उनका भी सम्मान किया जाता है। ध्यान दीजिए, भारत में साम्यवाद भी है, समाजवाद भी है और आप देखें तो एकाधिकारवादी भावनाएं भी हैं और इस तरह से बहुत सारे विरोधी विचारों का समन्वय है भारतीय संविधान में। और जब आप समानता की बात ही पढ़ते हैं, जैसे आप अधिकारों की बात करें तो जब आप उसमें समानता की बात पढ़ते हैं तो जब एक एक करके जब उप अनुच्छेदों को जब पढ़ने लगते हैं तो आप पाते हैं कि कई जगह जब अल्पसंख्यक के अधिकारों का संरक्षण किया गया है तो वहां लगता है कि यहाँ कोई समानता है ही नहीं। नौकरी में समानता की बात है, फिर आरक्षण की उसी में बात की गई है, तो फिर ये समानता कहाँ रही? कारण यह है कि भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की भी बात करता है, क्योंकि लोकतंत्र बहुमत की आबादी का निर्णय है। आगे, इसे व्यवस्था स्वेच्छाचारी या प्रगतिशील प्रवृत्तियों का घर न बने। अगर ऐसा होने लगे या विरोधी विचारों को दबाया जाने लगे तो इससे जो व्यवस्था होती है, जो शासन पद्धति होती है, वह स्वेच्छाचारी बन जाती है, निरंकुश बन जाती है और प्रगतिशीलता, जो लोकतंत्र की जो प्रगतिशीलता है, वो समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि लोकतंत्र में विरोधी विचारों को भी सम्मान दिया जाता है। वास्तव में लोकतंत्र जनता के लिए है। यदि जनता के हित के विरुद्ध कुछ भी किया जाता है तो उसका लोकतांत्रिक धरातल स्वतः समाप्त हो जाता है। आगे बताया गया है कि जो लोकतंत्र है वह जनता के लिए है। यही कारण है कि जनता के हित के विरुद्ध यदि शासन व्यवस्था अगर कुछ भी करती है तो उसका लोकतांत्रिक धरातल, लोकतंत्र का जो लोकतांत्रिक धरातल है वह स्वतः समाप्त हो जाता है, लोकतंत्र का यह दुखद पहलू है कि जो लोकतांत्रिक सुविधाओं का सर्वाधिक उपभोग करते हैं वही अपने हित के खिलाफ कुछ भी होने पर लोकतंत्र के विरुद्ध सबसे अधिक मुखर होकर विरोध करते हैं। लोकतंत्र का एक दुखद पहलू यह भी है कि जो लोकतंत्र के सुविधाओं का जो सबसे अधिक उपभोग करते हैं, यदि उनके खिलाफ ही अगर कोई संवैधानिक निर्णय आ गया या कोई बहुमत के द्वारा अगर कोई निर्णय लिया गया या फिर न्यायपालिका के द्वारा अगर कोई निर्णय सुना दिया जाता है तो वही लोकतंत्र का विरोध करने पर उतर आते हैं, लोकतंत्र का मुखर विरोध करने लगते हैं कि नहीं, यह गलत है। आगे, जबकि लोकतंत्र में राज्य द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अपना समुचित विकास करने के लिए अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी लोकतंत्र की स्थापना होती है तो उसमें राज्य के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अपना समुचित विकास करने के लिए अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि नागरिक अपने व्यक्तित्व का, अपने चारित्रिक गुणों का विकास कर सके, अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उपलब्धियों को
अपना उपलब्धियों को प्राप्त कर सकें। लोकतंत्र की खामियां अनिवार्य रूप से इसकी संरचना में नहीं अपितु उसको चलाने वाले लोगों के चरित्र और कार्यप्रणाली में होती है। अगर लोकतंत्र में अगर आपको कहीं कोई खामी दिखाई देती है या कोई अगर कमी दिखाई देती है तो यह लोकतंत्र की कमी नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को चलाने वाले लोगों का चरित्र क्या है और उनकी कार्यशैली क्या है वह इस पर निर्भर करती है। अगर लोकतंत्र को चलाने वाले यानी सत्ता पर बैठे लोग अगर भ्रष्ट होंगे तो लोकतंत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त हो ही जाएगा। यही कहा है कि लोकतंत्र में तो कोई खामी दिखाई नहीं देती, इसकी खामी जो हमें दिखाई देती है इसे चलाने वाले लोगों के चरित्र और कार्यप्रणाली में हमें दिखाई देती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सच ही कहा है। इस संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, यदि कोई संविधान लोगों के जीवन के लक्ष्य एवं आकांक्षाओं से अलग है तो वह खोखला है। यदि कोई भी संविधान जो लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है, यदि वह लोगों के जीवन के लक्ष्य और आकांक्षाओं से अगर अलग है कि लोग क्या चाहते हैं तो वह संविधान खोखला है, उसका कोई मूल्य नहीं है। यदि वह उन लक्ष्यों से पीछे रह जाए तो वह लोगों को नीचे गिरा देता है। यानी अगर संविधान लोकतांत्रिक मूल्यों को अगर स्थापित नहीं कर रहा है तो वह लोगों को नीचे गिराने का ही कार्य करता है, क्योंकि वहां तनाशाही व्याप्त हो जाती है। अतः लोकहित ही लोकतंत्र का वास्तविक उद्देश्य है और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो लोकहित है वह लोकतंत्र का वास्तविक उद्देश्य है, जिसका विधिक आधार संविधान द्वारा प्रदान किया जाता है। जो इस उद्देश्य है लोकतंत्र का, इसका जो विधिक आधार होता है वह संविधान द्वारा ही प्रदान किया जाता है। जैसे भारतीय हम लोकतंत्र की बात करें या उद्देश्यों की बात करें तो इसका विधिक अधिकार भारतीय संविधान प्रदान करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हमारे संविधान निर्माता भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए कृत संकल्प थे और इस आधार पर हम देखते हैं कि जो भारतीय संविधान है और भारतीय संविधान को बनाने वाले जो लोग थे यानी संविधान जो सभा थी वह भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए कृत संकल्प थे और यही कारण है कि लोकहित को उद्देशिका, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों में उसको चरितार्थ किए। वे ऐसे संविधान का निर्माण करना चाहते थे जिसके आधार पर संपूर्ण लोकहित सुनिश्चित हो सके और भारतीय संविधान सभा निर्मात्री जो सभा थी वे ऐसे संविधान का निर्माण करना चाहती थी जिसके आधार पर संपूर्ण लोकहित सुनिश्चित हो पाए और उसे एक विधिक आधार प्रदान हो सके। और इस आधार पर हम दोस्तों देखते हैं कि भारतीय जो संविधान के उद्देश्य क्या है वह भी इस निबंध में दिखाया गया है कि भारतीय संविधान के उद्देश्य क्या है। लोकतंत्र का उद्देश्य क्या है तो लोकतंत्र का उद्देश्य लोकहित है या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है, तो इसे भी इस निबंध में दिखाया गया है। आगे दोस्तों इस निष्कर्ष के साथ यह आज का निबंध समाप्त होता है। आगे ये सारे निबंध प्राप्त करने के लिए आप परीक्षा मंथन ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप पर जा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और वहां सारे निबंध को आप पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। सारे निबंध एक साथ परीक्षा मंथन ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप पर आप देख भी सकते हैं। तो दोस्तों यह क्लास देखने के लिए इस निबंध पे जो भी आपके सुझाव होंगे उस पर कमेंट कीजिएगा और यह देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।